मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 9 मई की, जिसकी आज एक बार फिर कौमी असम्बली में गूंज हुई और हुकूमत और अपोजिशन दोनों के एक दूसरे पे शदीद लफ्जी वार हुए। अपोजिशन ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है प्राइमरीली, उसने जहां एक बार फिर इस मुतालबे को दोहराया कि 9 मई के सबूत हमारे सामने पेश किए जाएं हमारे ऐन मुतालबे के मुताबिक, वहीं पे मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी खबर दे दी कौमी असम्बली में और वार्निंग दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये कहा कि बहुत से लोग इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। कौन कौन लोग इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे? 9 मई इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई, ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ। दूध का दूध पानी का पानी होना, क्यों नहीं लाते? आप कहते हैं 9 मई की वीडियोस लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है। मेरा वजीर आजम जेल में बैठे हैं ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर। 95 मिलिट्री ट्रायल्स के प्रिजनर्स हमारे ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर रखे हुए हैं। हमारे हसन न्याजी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। वो GHQ पे मैं गया था, कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? किसी को अख्तियार है कि वो आपकी मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। ये लोग तो एविडेंस को सप्रेस कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। आप उसके बचने की तदबीर करें, अभी भी मौका है। माफी मांगे, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। इतने लोग हैं ना जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आपकी रात लंबी है और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कर दी है कि हम आपको एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी दिला सकते हैं। क्या PTI नून लीग की इस ऑफर को कबूल करेगी? इस सवाल का जवाब प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सितंबर किसके लिए सितमगर साबित होगा, हुकूमत के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? PTI इमरान खान के खिलाफ अगर वादा माफ गवाह बन रहे हैं तो क्या सितंबर उनके लिए सितमगर होगा? और कल एक्सपेक्टेड है कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी आ जाए, तो क्या सितंबर इमरान खान के लिए सितमगर साबित होगा या हुकूमत के लिए साबित हो रहा है कि जिसके सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ नाराजगियाँ हैं, मुख्तलिफ चपकलशें हैं, मुख्तलिफ जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। कभी मौलाना नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने के लिए हुकूमत PTI दोनों चले जाते हैं। अब मैंगल साहब नाराज हो गए हैं, उनको मनाने के लिए भी हुकूमत PTI दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अख्तर मैंगल को मनाने की सूरत हाल ये है कि आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका भी एक इजलास हुआ और वहाँ पे इस बात को रिट्रेट किया गया कि बलूचिस्तान का मसला वाकई निगलेक्ट किया जा रहा है और कहा गया कि बलूचिस्तान के मामले पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो क्या APC बुलाने से बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इमरान खान ने जेल से एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं और जाहिर हो रहा है कि इमरान खान को एक बार फिर से घबराहट हो रही है, क्योंकि आज फिर उन्होंने कहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जा रहा है। तो इमरान खान मिलिट्री कोर्ट ले जाने से इतने खौफज़दा क्यों हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं? और इसी पर आज इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया तो PTI स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेगी। वो PTI जो एक इस्लामाबाद का जलसा फिलहाल नहीं कर पा रही, क्या वो स्ट्रीट मूवमेंट कर सकती है? इन सारे मुद्दात, इन सारे सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले PTI से सरदार लतीफ़ खोसा भी मौजूद होंगे हमारे साथ, लेकिन पहले PTI के जो एलाइज हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं और जो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ है उसमें भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। 2 अहम सवालात, एक तो ये कि नून लीग ने ऑफ़र किया है कौमी असम्बली में
कि हम आपको एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी दिला सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को, जो कि आपके इत्तेहादी हैं, उनको ये ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए और माफ़ी के लिए मुस्लिम लीग नून को ब्रिज के तौर पे अडॉप्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि ये भी खबर है कि पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं और साथ ही जनरल फैज़ इस वक्त कोर्ट मार्शल का सामना भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस मीटिंग में आज आप शामिल थे वहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से एपीसी बुलाने का फैसला हुआ, तो क्या एपीसी से बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जहाँ तक पहला आपका सवाल है कि हुकूमत ने ऑफर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी दिलवा सकते हैं, तो कम से कम एक बात आज उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट कर ली कि इनका माफ़ी तलाफियों का बड़ा वसी तजर्बा है और इन्हें माफ़ी मांगने की आदत भी है और इन्हें माफ़ी मांगने का ढंग भी है। मैं उनके इस बयान तो चलिए इसी से फायदा, इसी से मुस्तफीद हो जाएं। नहीं, हमें माफी चाहिए नहीं जी, अपनी माफी अपने पास संभाल के बैठे। हमने को गलती की होगी तो हम बिल्कुल माफी मांगेंगे, लेकिन जब हमने को गलती की नहीं, देखें हुकूमत का ये कहना है कि 9 मई हमने किया, अच्छा उसके ऊपर अगर माफी दिलाफी से बात खत्म होती और हम गिल्टी होते, और गिल्टी होने की सूरत में तो बहुत आसान था कि हम 1 सेकंड में माफी मांग लेते और मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब हम गिल्टी ही नहीं है, बार बार जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि जो कोई रिस्पॉन्सिबल है आप उसे सामने लेकर आए। 1 साल गुजर गया, अभी तक 9 मई के हवाला से कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आ सका। सर यहाँ पर आप और एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे आप, पीटीआई, एस्टैब्लिशमेंट सारे एक पेज पे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी यही शिकवा है, हुकूमत को भी यही शिकवा है कि जी 1 साल हो गया है, किसी को सजा क्यों नहीं हो रही। वो कहते हैं उनके मुताबिक अदालतों से भी सहूलतकारी हो रही है पीटीआई की। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते, पीएमएलएन की ऑफ़र, फ्री ऑफ़र, मुफ्त मशवरा कबूल नहीं करते, तो फिर नून लीग कह रही है कि आपके खिलाफ बड़े बड़े वादा माफ गवाह तैयार हैं। नून लीग की ये गीदड़ बबकियां कोई नई चीज नहीं है जी। ये तो 9 मई के बाद ये जब वहां पर जाली आंसू और तस्वीर बहाने के लिए गए थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो उस वक्त ये कह रहे थे कि बस 1 माह की गेम है, फिर 2 माह की गेम हुई, फिर 3 माह की गेम हुई, फिर बताया गया कि 4 माह में हम सब ने फांसी के फंदों पर चढ़ जाना है। जहां तक अदालतों की फैसिलिटेशन की बात है, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं जी, देखें ये कोई एक अदालत नहीं है, बेतहाशा सैकड़ों की तादाद में पर्चे हैं। प्रोसिक्यूशन वहां पर अपना केस ही साबित करने में नाकाम हो गई है। आपके पास वीडियो एविडेंस, वो पूछता है, जब जज पूछेगा कि आपके पास एविडेंस क्या है, और आगे से प्रोसिक्यूशन ये जवाब देगी कि जनाब वो बुशरा बीबी बहुत खुश थी जिस दिन अटैक हुआ, तो कानून की नजर में दिस इज नॉट एन एविडेंस। ठीक है, इनको कैसे पता कि वो खुश थी? अच्छा, आप एविडेंस सामने लेकर आएंगे तो फिर अदालत आपको को रिलीफ तो देगी। एविडेंस आ जाएंगे ना, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात तो चलने दें। और खान साहब घबराए हुए क्यों हैं? इमरान खान क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। खान साहब सिर्फ एक चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। मैं उन्हें लास्ट वीक मिल के आया हूँ। खान साहब बहुत हाई मोरल के अंदर हैं, बड़ी हाई स्पिरिट्स के अंदर हैं, कतन किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है। ये भी एक नून लीग का मनफी प्रोपोगेंडा है। मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूँ कि खान साहब को किसी किस्म की कोई घबराहट है। अच्छा। और जो आपका दूसरा सवाल था बलूचिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, देखें उसके अंदर हमने तो हुकूमत को, अगर हमारी सिंसियरिटी और हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान ना होता तो हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते होते तो आज हम कहते जी हम एपीसी बुला लेते हैं। हमने तो स्पीकर को ऑफर किया है, हमने चेयरमैन सेनेट को ऑफर किया है कि ये पाकिस्तान का मसला है, पूरे एक सूबे का मसला है, तो अगर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट इसमें इनिशिएटिव लें और वो एक एपीसी बुला लें तो बेहतर होगा, वगरना हम तो बुलाएंगे ही। अच्छा, जहां तक इसके हल होने की बात है, देखें इंसर्जेंसी जहां पर मौजूद होती है वहां पर कभी भी मामलात आपके सामने हैं कि वो ताकत की जुबान से हल नहीं होते। आप बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल निकालेंगे तो निकल आएगा। आपने एक फेडरेशन का हामी, सबसे बड़ा आदमी नवाब अकबर बुगटी, उसको आपने वहां पर शहीद कर दिया, और आप देख लें कि क्या आप अज्यूम कर रहे थे कि उसको मार देने के बाद बलूचिस्तान के अंदर जनाब तमाम हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। आज 20-22 साल के बाद हम किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं? तो अभी मास्टर मैंगल साहब का इस्तीफा आ गया, तो मेरा नुक्ता नजर ये है
तो देखें, जो भी स्टेप वहां पे उन रॉ बैक्ट या मिलिटेंट्स ने या वो BLA के दहशतगर्दों ने उठाया, मैं कतन उसे सपोर्ट नहीं करता, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वो शहादत हो पंजाबियों की हो, वो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का हल वहाँ की बलूचिस्तान की हकीकी सियासी क़यादत को टेबल पर बिठाकर ही निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहिबजादा साहब, सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट हियर क्योंकि मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बलूचिस्तान का मामला एक प्रोग्राम में हल नहीं हो सकता, 35 मिनट में हल नहीं हो सकता, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। तो मैं चाहूँगी कि अगले प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हों तो तफसील के साथ खुल के साहिबजादा साहब बलूचिस्तान के मसले पे बात करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे साथ मौजूद थे। इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे और ख़ासतौर पे ये नुकता कि सिर्फ 6 महीने के अंदर हुकूमत के साथ नाराज़गियाँ, चकलिशें, इख्तलाफात, टूट फूट ये इतने बढ़ गए हैं कि हुकूमत को लाले पड़ जाते हैं। इस पे और बलूचिस्तान के मसले पे मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे। PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख रोहेल साहब, कभी मौलाना आपसे नाराज़ हो जाते हैं, अपोजिशन तो खैर नाराज़ रहती ही है, और दौड़े दौड़े हुकूमत, जरदारी साहब, सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब मौलाना के दर पे जाते हैं, उनसे मिन्नत तरला करते हैं। अब मौलाना तो कहीं ना कहीं मान गए हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे। अब मैंगल साहब नाराज़ हो गए हैं, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर इस हुकूमत के हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो मईशत का हो, चाहे वो सबको इकट्ठे लेके चलने का हो, चाहे वो एक ग्रैंड यूनिटी का हो। शेख रोहेल साहब, PMLN क्या कर रही है? पता नहीं आप क्वेश्चन क्या चाह रही है, मुझे तो यही नहीं पता चला आप क्या डिस्कस क्या कर रही हैं। ये अभी जो शाब की मुझे आपने खुद सुनाई है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया है इसी पार्लियामेंट के अंदर। मैंने तो कभी इस शख्स को देखा ही नहीं कहीं कि कुछ था, ये बातें कर रहा है ये आसमान ज़मीन की। मुझे बातें सुनते सुनते, ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बातें सुन सुन के मुझे याद आ गया जो भुट्टो, खुदा उनको गिर के रहमत करें, उनके बड़े दोस्त थे और वो हमेशा उनको यही कहते थे, आप फिक्र ना करें कुछ नहीं होगा। असल पे ये दोस्त नहीं होता, ये दुश्मन है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप किसी की जनाजे के ऊपर या किसी की लाश के ऊपर आप सियासत करें। आप अकल से काम लें यार, ये मुल्क सबका है, आपका अकेले का मुल्क नहीं है। मैं अगर यहाँ पे खामियां गिनाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में शायद आपके प्रोग्राम का इतना वक्त नहीं होगा कि इतनी खामियां होंगी, इतनी खराबियां होंगी, इतनी बुराइयां होंगी। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि आपको ये बातें करने से गुरेज करना चाहिए। अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि भागे भागे जाते हैं और मिनतरला करते हैं, कि जब मिनतरला कर रहे थे कौन उनके पास था? आप थी, मैं था, या कोई और था जब ये मिनतरला हो रहा था? तो पता नहीं क्यों अगर कुछ सियासी लोग आपस में मिलते हैं तो उसको ये लफ्ज नहीं दिया करते, बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये तो किसी दूसरे की तस्लील है। आप इसको जरा थोड़ा सा मिच्योर एक्ट किया करें कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने से आपका। चलिए शेख रोहेल साहब, अगर आपको मेरे अल्फाज पे एतराज है कि मिन्नत तरला नहीं और PMLN को बुरा लग रहा है, हालांकि सूरत-ए-हाल सर सियासत में सब कुछ इस्तेमाल होता है, ये शायरी का ये हिस्सा है, सियासत के ये अल्फाज हिस्सा हैं, उर्दू जबान का ये हिस्सा है। लेकिन चलिए, सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब अपील करने चले गए या मौलाना को मनाने चले गए, ठीक है, वैसे मिन्नत और मनाना एक ही सीगे में आते हैं। लेकिन चलिए सर, मसला ये है, सर पॉइंट ये नहीं है कि आप मेरे अल्फाज पे या अल्फाज के चुनाव पे एतराज़ करें, लेकिन चलिए आपने कर दिया आपका एतराज़ सर आंखों पे। असल मुद्दा ये है कि हुकूमत के या पार्लियामान के सिर्फ 6 महीने के अंदर ये इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। और ये क्या गवर्नेंस पे, हुकूमत की गवर्नेंस पे सर अख्तर मैंगल साहब का जो एतराज़ है, मुझे या तो ये बता दें कि इख्तलाफात PTI के साथ बढ़ गए हैं, इख्तलाफात ANP के साथ बढ़ गए हैं, इख्तलाफात जमात इस्लामी के साथ बढ़ गए हैं, इख्तलाफात फजल रहमान साहब के साथ बढ़ गए हैं, किसके साथ बढ़ गए, ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने सर सभी के साथ गुजारिश यही है कि सभी के साथ ना, मौलाना भी आपसे नाराज हैं। पापा इनके साथ तो था ही नहीं, अलायंस ही नहीं था। पीपल्स पार्टी के साथ जब इख्तलाफात बढ़ेंगे फिर मैं आपकी बात से तस्लीम करूंगा कि बाकी यार बढ़ सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं सिर्फ हुकूमत उनका ख्याल करेगी,
वज़ीर आज़म क्या पूरे मुल्क के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम अवाम के नुमाइंदों के वज़ीर आज़म नहीं हैं? मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म को हर किसी की उनको नसीहत या तजवीज़ की जरूरत तो नहीं है, बड़े समझदार आदमी होंगे वो। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इन चीज़ों पे नज़र रखने की बजाय या तवज्जो देने की बजाय या अपना वक्त खर्च करने के बजाय आप जो हकीकी मसाइल है उन पे तवज्जो दें। जैसे अभी आप इशू आप छेड़ रहे थे बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान की कौन सी ऐसी जो जेन्युइन किस्म की जो है लीडरशिप, कौन से लोग हैं वो, मैं तो आज तक ये नहीं समझता। भाई मरीज लोग हैं वो भी हैं, मैंगल हैं वो भी हैं, बेजंजू हैं वो भी हैं, अब महमूद अशरकई है वो भी है, सारे लोग हैं। अब किसको जाके आप कहेंगे उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है। अब पंजाबियों ने उनका क्या गुनाह किया है जो उतार के उनको शहीद कर दिया गया? ये बात नहीं है। बात ये है कि टेररिज्म जो है वो आपकी एक हिस्सा बन गया हुआ आपका, और उससे निपटने के लिए आप सबको इकट्ठे होकर उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे की टांगे खींचने से फुर्सत नहीं मिलती, यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती, यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। और मैं आपके या मेरे से ये बात कहनी कि आप एपीसी बनवा लें, एपीसी से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? बैठ के ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, और जितना बड़ा मसला बलूचिस्तान का उतना बड़ा ही मसला आपका केपीके भी। आपको ये चीजें देखनी होगी। आप ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। यूं यूं आप कमजोर होंगे, आप अपने इदारों को कमजोर करेंगे, आपका मुल्क कमजोर होगा, आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला करेगा। तो शेख रोहेल साहब, यही तो गुजारिश है आपसे मेरी, यही तो गुजारिश है, यही तो सवाल है मेरा आपसे कि इन सबको फिर ठीक किसने करना है? हुकूमत ने करना है ना। विफाक में आपकी हुकूमत है, सबसे बड़े सूबे पंजाब में आपकी हुकूमत है। अभी आपने गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू में आपने कहीं ये पाया कि वो किसी मुस्बत बात पे इकट्ठे होकर बात करना चाहते हैं? मतलब हर किसी को ये जोम है कि उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, ये जोम है उनको। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं यहाँ पे, हालांकि ये आपका सवाल नहीं है, ये बात ज़हन में रखें, चोर और डाकू की ये अत्तल मकान कोशिश होती है कि किसी किस्म का सबूत ना छोड़े। पता नहीं अब कैसे आप इसको ठीक करेंगे, किस तरह ठीक करेंगे, जब तक आप अपने अंदर से ये ख्वाहिश खत्म नहीं करेंगे कि आप ही एक ऐसे आला और रफा आदमी हैं, आप ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, आप ही की वजह से इन सारी मसाइल जो हल हो सकते हैं, जब तक ये आपके दिमाग से अपने अंदर से नहीं निकलेगी, कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब। और शेख रोहेल साहब एक तरह से क्वेश्चन कर रहे थे कि बलूचिस्तान की हकीकी लीडरशिप कौन है, और साथ में ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ठीक है बलूचिस्तान का मसला बहुत संगीन है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से एथनिक बेसिस पे पंजाबियों को ख़ास तौर पे टारगेट करके शहीद किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, तो उसका भी हिसाब लेना होगा, उसका भी जवाब लेना होगा, जिसके लिए रियासत एडमेंट है वंस अगैन कि इस किस्म की टेररिज्म बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद वापस आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बड़ी अहम शख्सियत, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर मोतबर सियासतदान हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह कन्वीनर साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए। सर, इस वक्त जो हालात हैं, आप हमेशा से ये सजेस्ट करते रहे हैं कि इस तरह नहीं चल सकता। अब इससे 6 महीने हुए हैं इस पार्लियामान को, इस हुकूमत को, जो इख्तलाफात हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, लोग गवर्नेंस से नाराज़ हैं, सिस्टम से नाला हैं। PTI तो खैर है ही है, मौलाना नाराज़ हैं, उनको मनाने सदर चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, अब कल मैंगल साहब नाराज़ हो गए हैं। क्या पार्लियामान इस तरह चल सकता है? क्या सिस्टम इस तरह चल सकेगा? नहीं, देखिए वो नाराज़गियाँ जो हैं उसकी अपनी वजूहात हैं। मौलाना साहब ने अपनी बात की है, मैंगल साहब ने अपनी बात की है, वो यकीनन ये मसाइल हैं जी, लेकिन असल मसला निज़ाम का है। ये निज़ाम नहीं चल रहा, इसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये बड़ी वाज़ेह बात है, मैं इस पर कोई मेरी दो राय नहीं है।
आप हमेशा यही बात जी। करते हैं सर, इसी पार्लियामान के अंदर से निज़ाम को हल करना होगा ना, या फ्रेश नहीं, इलेक्शंस होने इसमें से चाहिए? नहीं हो सकता, इस पार्लियामान में से नहीं इससे हो नहीं हो सकता। आज सबसे पहले ज़रूरत है, इलेक्शन भी हल नहीं, बदकिस्मती से हमारा वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जब इलेक्शन भी हल नहीं है। आप किसी जमात को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, पाकिस्तान की सारी निशस्तें दे दें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना सलाहियत है ना सोच है। PTI तो कहती है कि हमें मैंडेट वापस दे दें तो हम सब कुछ ठीक कर तो सकते 3 हैं। साल 8 महीने करके गए ना, क्या बात कहने से नहीं होती। आज अपोजिशन में बैठे बात करें ना। आज मुल्क की ज़रूरत क्या है? मुल्क की ज़रूरत ये है, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मुशावरत करे, मुज़ाकरात नहीं, मुशावरत करे, आगे के रास्ते का तयन करे। अभी भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आप समझते हैं कि ज़रूरत डायलॉग है? नहीं है, ये डायलॉग का वक्त गुजर गया है। आज कंसल्टेशन, बैठे और ये तय करें हमने मुल्क में करना क्या है। ग्रैंड नेशनल कंसल्टेशन, ग्रैंड यूनिटी उसे कहें, कंसेंसस बनाएं इश्यूज़ पर, फौज को भी वहाँ बिठाएं, पहले आपस में करें, फिर फौज को भी बिठाएं, जजों को बिठाएं, या सब हिस्सेदार हैं मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट को भी और अदलिया को जी, भी। और आगे Establishment- का फैसला करें कि हम सब ने मिलकर मुल्क कैसे चलाना है। कोई आइन के अंदर इसके खिलाफ कोई बात नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते। सर एस्टैब्लिशमेंट तो कहती है कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, वो कहते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस तो अपने ठीक है, अंदर मैं मुज़ाकरात ठीक है, करें। मैं मान लेता हूँ, तो पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ जाएं। अगर फौज का नहीं है किरदार तो वो ठीक है, हम मान लेते हैं, और political फिर सियासतदान forces- बैठ जाएं। और पॉलिटिकल फोर्सेस में से कुछ, खासतौर पर PTI कहती है कि हमने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। जब ये रवैया हो तो सर, फिर ये ग्रैंड यूनिटी कोई कैसे जमहूरी क्रिएट रवैया नहीं होगी? है ना, ग्रैंड यूनिटी नहीं। आपने कोई कुर्सियों की बंदर बांट नहीं है, ये बात समझे। ये है मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे। आज आपके पास हल नहीं है, इक़्तिदार में सारे रह चुके हैं। मुझे एक काम बता दें पिछले 1918 के बाद, 2018 के बाद एक काम बता दें मुल्क में हुआ मेगा मुल्क की बेहतरी प्रोजेक्ट, के लिए। मेगा प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट बात नहीं आप होते, कर रहे मुल्क हैं। की बेहतरी, आपको इस्लाह करनी है निज़ाम की, आपको रिफॉर्म करना है, आपको मैसिव चेंजेस चाहिए जो मुल्क को एक मुस्तकबिल दे सकें। आप तो उस फरसूदा निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं बंदे लगाकर कि गरीज़ा फारूकी बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी लायक है, इनको जनाब यहाँ भेज दें, ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता, वो निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। ये जो बंदर लगाने वाली आपने बात की है, अभी कानून साजी का एक बड़ा चर्चा है, बिल भी आ चुका है, कौमी असम्बली में भी आ चुका है, जिससे PMLN ने तो यू टर्न ले लिया, बट सेनेट में एक अलग से इंडिपेंडेंट मेंबर का बिल आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। इसके बारे में सर आपकी राय क्या है? और दूसरा, 100 कर दें, 100 जजों, मेरा से कोई वास्ता नहीं है। वो काम क्या करते हैं, उनकी सलाहियत क्या है, वो लगते कैसे हैं, मेरा उससे वास्ता है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस? अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी शोहरत क्या है, उनका माजी क्या है, ये सब चीज़ें देखकर आपने जज का फैसला करना। आप समझते हैं कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है और जो एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है उसको रिवैम्प होना कोई चाहिए? स्क्रूटनी नहीं है। कौन सी स्क्रूटनी है? पार्लियामान की कमेटी में आता है, कमेटी खिलाफ भी फैसला करे फिर भी वो बंदा अपॉइंट हो जाता है। आपको पब्लिक स्क्रूटनी चाहिए जजेस की, जजेस की पब्लिक स्क्रूटनी। सब वो कैसे होगी? पार्लियामान के अंदर कमेटी होगी, उसमें टेलीवाइज पाकिस्तान के अवाम के सामने सवाल जवाब होगा। तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम टैक्स देते थे, तुम्हारी ये शोहरत है बाजार में, ये आपको जवाब, ये मुश्किल सवाल हैं, इनके जवाब आपको लेने पड़ेंगे। सर ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी सजेशन आप दे रहे हैं कि नहीं, जजेस बहुत की बड़ी नहीं है, अपॉइंटमेंट पूरी का जो दुनिया यही करती है, तरीकाकार पूरी दुनिया है। यही करती है, पूरी अमेरिका दुनिया और यही यूके में तो ऐसा होता है। जी। बाकी हर दुनिया मामलात का पे अपना रहनुमाई मेरी अपना फरमा निज़ाम दीजिए। है, वो नापते और तोलते हैं जज बनाने से पहले नापते। आप यहाँ हम लेकिन अमेरिका में भी अभी ट्रंप ने अपने दौर में सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट सर, में, सारी US सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामेंट से होकर आई हैं, वो नॉमिनेट करता है, रिजेक्ट भी हुई है माजी में सदर की नॉमिनेशन। ठीक, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के ऊपर अपने बंदे, जिसका अपना बंदा कहते हैं ना, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाला बंदा, उसकी लिबरल है, कंजर्वेटिव है, ये इस सोच पे वो लगाते हैं, Right. उसको फिर स्क्रूटनाइज किया जाता है। सो आप कहते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड स्क्रूटनी जजेस की उसका तरीकाकार जी, तब्दील उसका होना तरीकाकार। चाहिए, लेकिन आप इन प्रिंसिपल इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद इंक्रीज करनी चाहिए? अगर वो खुद कहें ना, जरूरत ये है कि क्या नहीं? आज आई है ज़रूरत? इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसको देखें, ये जब भी आपने आईनी तरमीम करनी हो, ये चीज़ें करनी हो, ऐसी चीज़ करनी हो जिस पर शक शुबा होता है, आज क्या शक हो रहा है कि आज जज मान नहीं रहे तो हमने जज लगाकर उनको मनवा लेना है।
अपना बंदा, उनकी बात नहीं सुननी। अपना बंदा, अपना बंदा से अपना बंदा, राइट। अपने बंदे नहीं होते, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। वो जज कसम उठा के आता है, ओथ लेता है हलफ पर, उस ओथ को ज़रा पढ़ लें जज हज़रात। लेकिन सर अदरिया की एक माजी रहा है, आप मुझसे कहीं बेहतर सर समझते माजी हैं, रहा मैं है, उसको आपसे दुरुस्त कर सीखती लेना। रही, माजी रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ दुरुस्त कर लें। क्योंकि एक तरफ खदशा ये भी है कि अगर आला अदलिया में कोई तब्दीली होती है, कोई कमान की तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसके बाद कोई पिटीशन चली जाती है जो चैलेंज कर देती है 2024 के इलेक्शंस को, उसको एंटरटेन कर दिया जाता है, हाइपोथेटिकली एक प्रोसेस सर, ठीक है की ना, सब सूरत सुप्रीम हाल। कोर्ट है। आपको ऐसा खतरा नजर आता है? नहीं, मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं है। अगर आपको कानून और अदालत से खतरा महसूस हो रहा है तो फिर क्यों महसूस हो रहा है, क्या वजूहत है उसकी? लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट से हुकूमतें ख़त्म भी तो होती रही हैं ना सर, जिसका रिपरकशन खत्म भी हुई है, पाकिस्तान ने बनती- भुगता बनती है, भी रही है। बनती भी रही है, ख़त्म भी होती बनती भी रही रही है। है। तो सो अब दोनों का खमियाजा जी, पाकिस्तान ने जी, भुगता भी है। जी, सो अभी खमियाजा हमने आपको बहुत वो खराबियां दुरुस्त करने की कोशिश थी जो वहाँ पर हुआ था, इसलिए क्योंकि जज आपने वो लगाए हुए थे जो किसी मेरिट पर नहीं आए थे, राइट, जिनका ठीक है ना। आप जब जज की स्क्रूटनी करके लगाएंगे तो वो आदमी होगा जिसके अंदर काबिलियत भी होगी, जिसकी शोहरत भी होगी, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा, जो कानून के मुताबिक फैसले भी करेगा, वो दबकर फैसले नहीं करेगा। सो इस पॉइंट पे सर आपका और अवाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तादाद बढ़नी चाहिए एक कौमी डिबेट के बाद, एक जो नेशनल डिबेट। मीडिया के अंदर डिबेट हो, पार्लियामेंट में डिबेट हो, क्यों बढ़ानी है, वो क्या गारंटी करते हैं? मैं 100 जज भी करने को तैयार हूँ, 100 जज कर दें मुझे सुप्रीम कोर्ट, कोई बात नहीं है, लेकिन वो फिर हमें गारंटी करें कि कल अदालत का निज़ाम मुल्क में चलेगा। अदालत का निज़ाम उनके ताबे है, आज नहीं चल रहा मुल्क में इंसाफ का निज़ाम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट पे एक छोटी सी ब्रेक आपकी इजाज़त से, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कुछ मज़ीद सवालात करेंगे, ख़ासतौर पे इकॉनमी के हवाले से कि इकनॉमिक इस वक्त जो मेल्ट डाउन है उसका सोल्यूशन क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, एक तो मईशत के हवाले से IMF का कर्ज फिर से ख़बरें हैं कि डिले हो रहा है, और जो आपके फ्रेंडली ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वो भी आपको कुछ कर्जा देने में हिचकिचाहट का शिकार हैं क्योंकि आपके हालात मुल्क के इस वक्त मुआशी ऐसे हैं। फिर पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत कुछ रिलीफ देती है और IMF उसके ऊपर शदीद खफगी का इजहार करता है और उसको रोल बैक करने का ऑर्डर करता है, और हमें IMF का वो ऑर्डर मानना पड़ता है और पंजाब को वफाक को सब्सिडी रोकनी पड़ती है। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग इकोनॉमिकली सर? ये क्या हो रहा है मुल्क में मौशी एतबार से? आपकी हुकूमत नहीं है ना मुहतरमा, यही आपको बता रहा हूँ। इस हुकूमत हुकूमत के नाकाम हो पास रही ना है। मैंडेट है ना सलाहियत है। जब आपका घर दुरुस्त नहीं होगा, दूसरे ममालिक भी जानते हैं आपके हालात क्या हैं, तो आपको उसी तरह से आपके साथ रवैया रखेंगे। जिसका घर दुरुस्त ना हो, जहाँ इलेक्शन चोरी हो, जहाँ हुकूमतें मैंडेट के बगैर बैठी हों, जहाँ पार्लिमान में गाली गलोच हो, जहाँ मुल्क में इंतशार हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, दूसरे आपसे ऐसे ही बात करेंगे। आपने नेगोशिएट किया जी, क्या आपको पता नहीं है कि आप ये सब्सिडियाँ नहीं, आपने सब्सिडियाँ ख़त्म कर दी थी, फिर आप सब्सिडी देना चाहते हैं, कैसे देंगे? उस सब्सिडी से होगा क्या, कि कितने लोगों को रिलीफ मिलेगा, कितना मिलेगा? ये देखें, जहाँ भी सियासी पैसे की बंदर मांड नज़र आएगी ना, बगैर अवाम को हकीकी रिलीफ दिए आप हालात को दुरुस्त करें। तो आप कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ का 55 अरब का और जो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का 45 अरब का रिलीफ था पंजाब में, दे वर नथिंग, खुद देख दे वर इल एडवाइज्ड। सबको पता था कि ये IMF नहीं करने, आपने वादा किया हम नहीं करेंगे, फिर आप कैसे कर रहे हैं? अच्छा, आपने कमिटमेंट्स दी हुई हैं, क्योंकि नई सारी सब्सिडीज ख़त्म हो गई हैं, जो रखी थी वहाँ पर मौजूद हैं। आप पैसे की बंदर बांट नहीं कर सकते। जो हुकूमत ये सारी रिलीफ जो है ये कर्जे के पैसे से आप दे रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने तो कहा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमने कटौतियाँ की हैं अपने बाकी बजट्स में, बाकी डिपार्टमेंट्स के पैसे हमने काटे हैं। जो पैसा फिर वफाक को पैसे देना वापस दे दें, अगर पैसे कटौती करके उनको पैसे सर वापस पंजाब दें। का पैसा है ना, पंजाब के पंजाब रेवेन्यू का का नहीं पैसा है है ना, ना। वफाक जो है वो कर्जे लेकर दे रहा है।
वफाक जब कर्जे लेकर देगा आपको पैसे तो फिर आपको मुल्क नहीं वो चलता। 45 अरब विफाक के पैसे थे, कर्ज के पैसे थे, 40 अरब पंजाब के रेवेन्यू में 40 से नहीं अरब थे। अगर आपने लगाने हों तो उन बच्चों को स्कूल में वापस लाएं जो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। ये आपको कहते हैं बहुत दूसरे इदारे कहते हैं आपने बिजली का मसला, आप लोगों को बताएं कि बिजली का मसला है क्यों। सर क्यों है बिजली का मसला? आपकी मीशत ख़त्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, आपका डॉलर 100 से, जब ये बिजली के प्लांट लगे हैं, ये लगे थे 40 रुपये से 100 रुपये तक, जी आज डॉलर है 300 रुपये के 300 रुपये करीब। जब 3 गुना हो जाएगी डॉलर की कीमत, बिजली का फ्यूल भी डॉलर्स में है, प्लांट भी डॉलर्स में आता है, तो आपकी बिजली भी 3 गुना हो जाएगी। आईपीपीस प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त आईपीपी आपको प्रॉब्लम है, एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन आईपीपीस का 78% हुकूमत खुद है, जी। तो आप क्या, फिर प्रॉब्लम तो हुकूमत का हुआ ना। आज कौमी असेंबली में हुआ इस हवाले से डिस्कशन देखिए, अगर आपने यही काम करने हैं कि आपने हुकूमत की गारंटी को वायलेट करना है, आपने एक सॉवरेन गारंटी दी हुई है, जब आप वायलेट करेंगे सॉवरेन डिफॉल्ट है, तो उससे बहुत आसान काम है कि आप तो, जो बैंक्स को जो सूद दे रहे हैं, डोमेस्टिक बैंक्स को, उसमें कटौती करें। वो तो जो फॉरेन आपने आईपीपीस के साथ मुआहदे कर रखे हैं, वहाँ पे सॉवरेन गारंटीज है ना, जो आपके लोकल तमाम सॉवरेन गारंटी पे है आपकी लोकल आईपीपीस जी। लोकल आईपीपी बाहर के पैसे से लगे हुए हैं, ये सब सॉवरेन गारंटी। रीनेगोशिएट नहीं हो सकते। रीनेगोशिएट क्या करेंगे? इमरान खान के दौर में तो हुए थे कुछ। सर वो जो हुए थे वो भी गलत हुए थे। अच्छा जी। सर वो किस एतबार से गलत हुए थे? किस एतबार से गलत हुए थे? जो वो चाहते थे वो वन साइडेड नेगोशिएट हुए थे, फायदा उनको मिला जो आईपीपीस वाले थे। हुकूमत को इसमें फायदा नहीं हुआ। वो आपसे केस भी जीत चुके थे। आईपीपी से अगर आप वायलेट करेंगे उनका एग्रीमेंट, तो उनके पास रिलीफ जो है वो लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है, अंडर ये यूके लॉ। आप समझते हैं क्लोज है, आईपीपीस को आप छेड़ नहीं सकते। आप जरूर उनसे बात करें, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ठीक, आप आईपीपी से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे ना, बहुत बड़ी, तो एग्रीमेंट वायलेट करके उनको डरा धमका कर जो भी है, तो आपको 1 रुपया फी यूनिट के शायद फायदा मिल जाए। उस 1 रुपये के यूनिट की कीमत मुल्क में 20 साल इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। हर आदमी बोलेगा यार आपको तो वो हुकूमत जो अपने वादे पूरे नहीं करते। राइट। ये बड़ी सोच समझ के ये चीज़ें की जाती हैं, ये बातें नहीं की जाती इन मामलात पर, इस मसले को हल किया जाता है। ठीक सर, सिंस वी आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं जनरल फैज़ के हवाले से आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। अरेस्टेड हैं जनरल फैज़, कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। आप पेश हुए थे फैज़ाबाद धरने के मामले पे, उस वक़्त आपने ये वहाँ पर बयान दिया था कि फैज़ाबाद के मामले में आपके इल्म में नहीं है, या आपने गवाही दी थी जनरल फैज़ के हक़ में। सो अब जो वो कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, व्हाट वुड यू से? मैं हक़ में या खिलाफ गवाहियाँ नहीं देता। आपने बयान जो दिया सवाल था, किया जाता है उसका जवाब दिया आपने बयान दिया था ना? मैंने बयान रिटन जनरल फैज़ का मैंने किरदार बयान रिटन नहीं दिया था फैज़ाबाद धरने में। बयान रिटन दिया था, उनसे पूछ लें कि क्या रिटन, उसको शाया कर दें। जो सवालात पूछे थे उसमें, ये आपने पहले भी कहा था मेरे प्रोग्राम में जी, तो ये आप लोग पूछते हैं कि उसमें उनका था या नहीं था, तो बिल्कुल मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जनरल फैज़ ने वहाँ पर धरना कराया है। आज हुकूमत बैठी है, ये पुराना रिकॉर्ड देख ले, को मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त जो कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं, इस पे आपकी राय? वो धरने पे नहीं कर रहे, वो बाकी वो मामला जो बताया गया है, आईएसपीआर ने बताया है कि इल्ज़ामात एक मामले में उन पर किसी से कोई रकम लेने या ज़मीन लेने का मसला है जी। टॉप सिटी, और उसके अलावा फिर रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ रहे जो कि खिलाफ वर्जी में शुमार होती है। चार्जेस सामने नहीं मिलिट्री सर बताया ये जा रहा है रिपोर्टेड, लेकिन 9 मई में इन्वॉल्व भी है। कानून तोड़ा उसको प्रोसिक्यूट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है कि मैं कानून तोड़ूं हुकूमत चुप बैठी रहे। प्रोसिक्यूट करें। आप वज़ीर आज़म थे, जनरल फैज़ ने आपके साथ काम किया, आपने कुछ ऐसे? उन्होंने मेरे साथ कभी काम नहीं किया, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर। आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई जनरल, कभी इंटरेक्शन नहीं हुई? नहीं, ऑर्डर्स पास मुझे याद नहीं है कि कभी बात हुई, मुलाकात हुई है, बात हुई है। जनरल फैज़ के ओवरऑल कंडक्ट के हवाले से कोई आपकी राय? कंडक्ट मैं क्या राय दे सकता हूँ जिससे मेरा ताल्लुक नहीं है। आपको लगता राय है उनका देखें, उनके कंडक्ट पर राय जिसने उनसे इंटरेक्ट किया हो वो दे सकते हैं, जिसके मातहत उन्होंने काम किया हो वो राय दे सकते हैं। आपके इमरान खान साहब, उनके मातहत वो DGI थे जी, और मेरा ख्याल है जब हुकूमत आई है PDM की, शायद उस वक्त भी DGI नहीं, उस वक्त नहीं थे नहीं, जिस DGI वक्त नहीं जी थे।
इमरान तो खान के बाजवा दौर में साहब के ही मातहत भी उन्होंने काम किया है, जी। वो भी बता सकते हैं उनकी कंडक्ट के बारे में। अब सो आपके नज़दीक जो इल्ज़ामात फेस कर रहे हैं जनरल फैज़, क्या वो सोलली इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या जनरल बाजवा आपने भी उसमें? मुझे तो पता नहीं है ना केस क्या है, एक्यूज करते हैं। मुझ पे भी हज़ारों अरब के केस बने हैं, तो जो आदमी फेस करता है वही जवाब दे सकता है, जो लगाते हैं वही बता सकेंगे उन्होंने क्या चार्जेस लगाए हैं। कोर्ट मार्शल पब्लिक नहीं होते जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ये शायद बहुत एक रेयर इवेंट है कि चार्जेस पब्लिक किए गए हैं, और शायद कल नतीजा तो खैर पब्लिक हो गया होगा जो भी कोर्ट मार्शल का नतीजा निकला। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।